आज हमारे बीच में हैं भैया आदर्श मोहन। उन्होंने नीट 2025 की परीक्षा में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए संपूर्ण भारत में 145वां स्थान प्राप्त किया है। तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, भैया आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आदर्श मोहन है। मैंने क्लास सिक्स्थ में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में। उसके बाद मैंने क्लास 10th के एग्ज़ाम बीएनएसडी शिक्षा निकेतन से थे, जिसमें मैंने 97% मार्क्स गेन किए थे। मेरी स्टेट में रैंक 7 थी। क्लास 12th में मैंने 87.4% मार्क्स गेन किए थे और मैंने इस साल 2025 में नीट यूजी की परीक्षा दी थी, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 145 थी। अरे वाह भैया, आपने उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया था। तो आप बताइए कि आपने 10th में कैसे पढ़ाई की थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसा कि सबको पता है, क्लास 10th का सिलेबस 11-12 के कंपेयर में बहुत कम होता है। तो आपको ये पहले से ही पता होता है कि आपको एक काफ़ी कम सिलेबस को बार बार अच्छे से तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो किया था। जो वो क्लास में पढ़ाते थे उसको पर डे रिवाइज़ किया, जो क्लास में होमवर्क दिया जाता था उसको पर डे किया, और जो स्कूल में इंटरनल एग्ज़ाम्स प्री बोर्ड्स होते थे उनको अच्छे से दिया, सीरियसली दिया। और मैंने जो अपने रूम पर भी, जो मैं हॉस्टल में था तो उस टाइम सेट करके कॉपीज़ लिखते थे, टीचर्स को दिखाते थे। तो जिससे क्या है, हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो धीरे धीरे कम होती रहीं। और सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो हमें उसी सिलेबस को बार बार, उसी रिसोर्स को बार बार रिवाइज़ करना होता है। हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती क्लास 10th में। और हमें बोर्ड में नॉलेज काफ़ी होती है, तो हमें उसको पेपर में प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, जिसके लिए हमें राइटिंग पे अपनी ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ध्यान देना है, और टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है कि हमें कैसे बड़े सब्जेक्ट, सोशल साइंस है, हिंदी, इन सब्जेक्ट के पेपर को कैसे टाइम लिमिट के अंदर अच्छे से कंप्लीट करना है। तो मेरा शुरुआत से यही एम था कि जो टॉपिक्स क्लास में जितने पढ़ाए जाते हैं उनको रेगुलर करते रहना है, कोई बैकलॉग नहीं करना है, एक टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जितना पढ़ाया जाए उसको कंप्लीट करते रहें, रिवाइज़ करते रहें। और कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस अपने सिलेबस को करते रहें, अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करते रहें, अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाएं। नॉलेज तो होती है लेकिन हमें उसको कॉपी पे दिखाना है अच्छे से, तो इसलिए हमें अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी उतना ध्यान देना है। इसका ये डेवलप तभी होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे। जो स्कूल में इंटरनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, स्कूल में प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, उनको अच्छे से करने से आप अच्छे मार्क क्लास 10th में ला सकते हैं। भैया, आपने उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल में पूरे प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया था, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको 1 लाख रुपए का चेक और टैबलेट भी प्रदान किया था। और उसी परीक्षा में आपने मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त किए थे, फिर भी आपने 11th में बायोलॉजी का चयन किया। इसके पीछे क्या कारण था? मेरा पहले से ही जो लक्ष्य था वो मेडिकल फील्ड में जाने का था। तो क्लास 9 से ही मेरा डिसाइड था कि मुझे 10th के बाद मैथ और बायो में बायो को चूज़ करना है। और मुझे ये भी पता था कि अगर मेरी मैथ क्लास 10th तक की जो मैथ होती है वो अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, तो उसका बेनिफिट मुझे 11th 12th में फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मुझे कम टाइम लगेगा, अच्छी आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्री की पता होंगी, तो मैं क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाऊंगा। तो मेरा पहले से ये डिसाइड था कि मुझे बायो लेना है और साथ ही साथ क्लास 10th तक की मैथ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके चलना है, जिसका फ़ायदा मुझे आगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिले। इसलिए मैंने बायो का चयन किया था। भैया, नीट की प्रिपरेशन के दौरान आपका डेली रूटीन क्या था? मेरा डेली रूटीन कुछ इस प्रकार था। मैं सुबह 5:30 बजे तक उठ जाता था। उसके बाद आज के दिन क्लासेस में जो मुझे पढ़ाया जाएगा या फिर जो कल मैं पढ़ के आ चुका हूँ उन सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज़ कर लेता था। उसके बाद मैं तैयार होकर के ब्रेकफास्ट करके अपना स्कूल जाता था। स्कूल से वापस आने के बाद जो स्कूल में जितनी सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उनके मैं रफ में जो नोट्स बना करके लाए उनको फेयर करता था। और कई बार क्लास में जो टीचर्स बताते हैं चीज़ें लेकिन वो नोट डाउन नहीं कराते हैं, वो बीच बीच में कुछ अच्छी बातें बता देते हैं लेकिन वो लिखा नहीं पाते हैं, तो उनको मैं खुद ही क्लास के बीच में लिख लेता था और बाद में आकर के उनको फेयर करता था, जिससे मेरा 2 बार रिवीजन हो जाता था। उसके बाद मैं अपना ऑनलाइन क्लासेस और जो मुझे पढ़ाई करनी है दोपहर में वो पूरी पढ़ाई करता था। शाम को बीएनएसडी के छात्रावास में जैसे मैं रहता था तो शाम को यहाँ पे पूजा होती थी तो मैं पूजा करने जाता था। उसके बाद
रात का खाना, और उसके बाद फिर मैं अपना होमवर्क और जो भी चीज़ें पढ़नी है उनको करता था। उसके बाद छात्रावास में धूम्रपान होता था, तो मनोरंजन के रूप में मैं अपना उस टाइम अपने दोस्तों से कुछ बात कर ली, घर पे थोड़ी बात कर ली, या खेल के टाइम थोड़ा बहुत खेल लिया, और बाकी मैं अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता था। जगह जगह से थोड़ा थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश करता था। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं ये भी सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे मैं क्या करता था कि डायरी में, एक डायरी थी तो उसमें लिखता रहता था कि यहाँ मैं इतने बजे पढ़ने बैठा हूँ और इतने बजे उठ गया और इतने बजे मैंने ये इतना किया। तो इससे क्या, एक बार दो बार जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे अपना टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसको आप हटा करके उस जगह से अपना पढ़ाई में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपना मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को देने के लिए कोशिश करता था, और मेरा डेली रूटीन इस प्रकार। आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का दौर है। चारों ओर इंफॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है। आज इंटरनेट, गूगल पर हर तरह की सामग्री उपलब्ध है। जो भी हम लोग, जिसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके मॉड्यूल्स, क्वेश्चन में सब कुछ अवेलेबल है। तो आपने इस इंफॉर्मेशन का जो स्रोत है, जो सागर है, उसमें से आपने कौन कौन सी बुक्स का चयन किया और आपने कैसे इस पर संयम बरता, कैसे पढ़ाई करी? मैं जैसे बताया कि PNHD के छात्रावास में रहता था, तो हमारे प्रधानाचार्य जी ने हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन इस मतलब सोर्स को यूज़ करने की परमिशन हमको दे रखी थी तैयारी करने के लिए। तो अब हर जो भी चीज़ होती है तो उसके दो पहलू होते हैं। इसका कुछ बेनिफिट भी होते हैं, इसके लॉसेस भी होते हैं। बेनिफिट में जैसे मुझे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, अच्छी तैयारी करने का मौका मिला। अब जिस प्लेटफॉर्म की हम तैयारी करते थे तो वहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट बुक नाम का एक ऑप्शन होता था, जिसमें मैंने साल भर जो टेस्ट दिए हैं तो उन टेस्ट में जो क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं वो सब वहाँ स्टोर हो जाते थे। तो जब मुझे रिवाइज करनी है मैंने क्या गलतियाँ की, तो वहाँ से हम जा करके ये सब कर सकते हैं। और इसे ऑफलाइन भी किया जा सकता है कि आप एक डायरी बना करके रखें, उसमें ये सब करें। तो ये उसके बेनिफिट हैं। और ये जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम बहुत छोटी जगह पे स्टोर कर सकते हैं, ये सारे बेनिफिट हैं। लेकिन इसके लॉसेस भी हैं कि हमारा टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट होता है, हम यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं। कभी टाइम मतलब थोड़ा माइंड फ्रेश करना है तो हम वीडियो देखना शुरू किया तो हमें पता ही नहीं चलता टाइम कब ख़त्म हो गया। तो इसके लिए मैंने अपने फ़ोन में पेरेंटल कंट्रोल लगवा रखा था, जिससे मेरे फ़ोन में दिन की 1.5 घंटे की लिमिट सेट थी कि इससे ज़्यादा अगर मैंने फ़ोन यूज़ किया तो फिर मेरा फ़ोन बंद हो जाता था। उसमें सिर्फ इमरजेंसी कॉल की सुविधा उपलब्ध होती थी। तो इस तरीके से हम अपने टाइम को फ़ोन से बचा सकते हैं। दोनों तरीके के बेनिफिट भी हैं और इसके लॉसेस भी हैं। तो हमें पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा ध्यान देना और इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप सोशल मीडिया पर एक्टिव थे? जैसा कि आपको पता है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ टाइम लिमिट होती है कि हमें इस टाइम में उसके लिए अपनी बेस्ट तैयारी करनी है। अगर आप नीट या IIT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको 11th और 12th 2 साल हैं, उनमें आपको जम करके तैयारी करनी है, जिससे आप अच्छे से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो मेरा तो ये एम था कि मुझे इन 2 साल में इन सब सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, अपना पूरा एफर्ट अपनी तैयारी के लिए देना है। जैसे मुझे भी मूवी देखने का शौक़ है, घूमने का शौक़ है, दोस्तों से बात करने का शौक़ है, खेलने का शौक़ है। तो मैं जब कुछ पता चलता था कि हाँ ये नई मूवी आई है या फिर ये इस तरीके की कुछ नई चीज़ आई है, तो मैं उन सब चीज़ों को नोट करता रहता था कि जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, जब मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें पूरी करूँगा। अब जैसे मेरा रिज़ल्ट आ चुका है, काउंसलिंग के लिए टाइम है, तो अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं वो सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ जो मैंने इन 2 साल में अवॉइड की थी, जो मूवीज़ मैंने नहीं देखी या फिर जो खेल मैंने नहीं खेले, दोस्तों से बातचीत कम की, तो उन चीज़ों को मैं अब कर पा रहा हूँ, पूरा टाइम उनको दे पा रहा हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कौन सी बुक्स हम लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे जो कि सिलेक्शन में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल हो सकती है? मैंने अपनी तैयारी के टाइम पे जो मेन फोकस मेरा रहा वो NCERT की बुक्स पे रहा। जैसा कि सबको पता है कि अगर मेडिकल फील्ड में बायो पढ़नी है तो बायो के स्टूडेंट्स के लिए NCERT उनकी गीता होती है। तो मैंने जो बायो में जब मैं NCERT पढ़ता था तो ये है कि NCERT एक होता है पढ़ना और एक होता है कि हम उसमें क्वेश्चंस बना रहे हैं, कि हम देख रहे हैं कि हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इस लाइन से अगर आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं देखता था कि मेरे दोस्त NCERT वो इस तरीके से पढ़ते रहते थे, इंग्लिश लिटरेचर की तरह रीड करते रहते थे।
लेकिन मैं एनसीईआरटी पढ़ता था तो मैं हर लाइन में ये देखने की कोशिश करता था कि इस लाइन से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा वर्ड है चेंज होकर के वो स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, या फिर किस तरीके के वो असर्शन रीज़न बना सकते हैं। तो मैं जब एनसीईआरटी पढ़ता था तो वो चीज़ों को, अब एनसीईआरटी में साइड में काफ़ी स्पेस होता है तो उनको वहीं पे नोट डाउन करता रहता था। तो जैसे नीट में 90 क्वेश्चन आते हैं तो 85 क्वेश्चन, मैक्सिमम टू 85 क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद या एनसीईआरटी की एप्लीकेशन से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको मेन फोकस एनसीईआरटी पे करना है। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो वो तब करना है जब आप एनसीईआरटी पे आपकी पकड़ अच्छी हो चुकी हो। उसके बाद जो थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो पुराने सालों में पूछी जा चुकी हैं वही बार बार आती, तो उन्हें हम एनसीईआरटी में ही लिख लेते थे ताकि रिवीजन के टाइम में मेरे पास एक ऐसी चीज़ हो जिससे मैं पूरी सारी चीज़ें रिवाइज कर सके। लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। तो आपको इस तरीके से एनसीईआरटी को अपनी मेंटेन करना है कि रिवीजन के टाइम पे सिर्फ एनसीईआरटी देखनी पड़े। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी मैंने एनसीईआरटी पे खूब फोकस किया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को भी आपको बायो के तरीके ही बिल्कुल पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी बायो के तरीके ही पढ़नी है। फिजिकल की एनसीईआरटी, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको इस तरीके से पढ़नी है कि एक बार अच्छे से पढ़नी है और उसमें पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है। दोबारा रिवाइज करते टाइम सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखना है। फिजिक्स में थ्योरेटिकल चैप्टर्स जो होते हैं उनकी एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर है, 11th में थर्मल फिजिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। इन पार्ट की एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। और फिजिक्स में भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस टाइम हो रहे हैं उनमें एनसीईआरटी के एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं डिजिट चेंज करके। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। एनसीईआरटी को प्रॉपर फॉलो करना है। कोई भी बाद में हमें एक्स्ट्रा चीज़ करनी है तो वो एनसीईआरटी के बाद करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो एनसीईआरटी के बाद करनी है। भैया, नीट की प्रिपरेशन के दौरान लगातार रिवीजन करना और मॉक टेस्ट देना कितना जरूरी है, आपने इसको कैसे किया? अब जैसे नीट का जो पैटर्न है उसमें 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको ये पता है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट मैक्सिमम देने हैं, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट दिया और अगले टेस्ट की तैयारी शुरू करने लगे। आपको टेस्ट देने के बाद प्रॉपर 3-4 घंटे बैठ के अपने पेपर को एनालाइज करना है कि ये क्वेश्चन हमने गलत किया तो मेरी गलती किस तरीके की हुई। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, या फिर हमें याद नहीं आ रहा था हमने तुक्का मार दिया। ऐसे क्वेश्चन कुछ कि हमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन थी, हमने कोई एक लगा दिया और मेरा सही हो गया। तो ये नहीं कि बस सही हो गया तो भूल जाना है, उसको भी एनालाइज करना है। सही क्वेश्चंस को भी एनालाइज करना है कि मैं कुछ आगे ये गलतियाँ तो मुझे आगे ये गलतियाँ नहीं करनी है। ये मॉक टेस्ट से आप इन चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं, मिस्टेक्स को। और रिवीजन जैसे जो क्लास में पढ़ाया जाता था उसको मैं उसी दिन रिवाइज करता था आगे। और जब मैं रिवीजन करता था तो जैसे चैप्टर शुरू हुआ तो मैं शुरुआत से उसका रिवीजन करना शुरू करता था। जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाते थे कि 8-10 लेक्चर हो गए, चैप्टर काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो शुरुआत का कुछ पार्ट छोड़ के मैं आगे से रिवीजन करने लगता था। इससे क्या होता है कि जब आपने कई बार रिवीजन कर रखा होता है तो चीज़ें आपकी टिप्स पे होती हैं। जैसे ही क्वेश्चन आता है तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं। तो आपका इससे टाइम बचता है, स्पीड मेंटेन होती है। तो रिवीजन का और मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करने में। तो रिवीजन और मॉक टेस्ट हमें मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने एग्जाम से पहले। भैया, आपने 12th में बायोलॉजी में 98 मार्क्स प्राप्त किए हैं, जबकि बोर्ड का पैटर्न और नीट का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आपने कैसे प्रिपरेशन की ताकि आपकी नीट में भी अच्छा स्कोर रहा है और बायो में बोर्ड में भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है? जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका पैटर्न और बोर्ड का पैटर्न डिफरेंट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको OMR फिल करनी होती है, MCQ मिले होते हैं, उनमें से आपको चूज़ करना होता है। और बोर्ड में आपको प्रॉपर लिखने होते हैं आंसर। तो जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं शुरुआत से, अपने 12th है 11th है, तो हमें अपनी पढ़ाई करनी है उस तरीके से कि हमें चीज़ों को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अभी हमें एग्ज़ाम के बारे में उतना नहीं सोचना है कि ये, जब हम टॉपिक्स को अच्छे से करेंगे, जब हमारे पास नॉलेज होगी तो हम MCQ भी कर सकते हैं। और अगर वो एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन तो हम उन्हें लिख भी सकते हैं। हाँ, लिखने के लिए हमें ये करना है कि स्कूल में जो इंटरनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या फिर हमारे स्कूल में BNSD में जितने प्री बोर्ड्स हुए, 3-4 प्री बोर्ड्स जो भी हुए, तो उनमें हमें सीरियसली आंसर्स लिखने हैं, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो जो नॉलेज हमें MCQ के फॉर्म में एग्ज़ाम में
नीट के एग्ज़ाम में करनी होती है उसी को बस हमें रिटर्न फॉर्म में अपने बोर्ड के पेपर में करना होता है। तो इसके लिए हम इंटरनल एग्ज़ाम और प्री बोर्ड को सीरियसली दें, जिससे हमारी राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगी, उससे आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हैं, और नॉलेज होगी तो आप MCQ करके आप नीट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। भैया, जो बच्चे अभी 11th और 12th में हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने बोर्ड पर ही फोकस कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? जैसा पता कि 10th तक का सिलेबस काफ़ी नैरो होता है, बहुत एकदम फोकस्ड होता है सिलेबस, तो उसमें हम क्या टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। एग्ज़ाम्स देते रहें, बस स्कूल का जो करिकुलम है उसको अच्छे से फॉलो करते रहें, हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन जब हम 11th 12th में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें बोर्ड भी देना है, तो उसमें हमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है, खुद के माइंड को कंसंट्रेट करना होता है। क्योंकि जब 10th पास करके आते तो हमें लगता है कि हाँ अभी तो 10th किया है, अभी थोड़ा आराम करने का समय है। लेकिन मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया था कि जैसे मेरा 10th हुआ था उसके बाद मैंने 10th के बाद हफ्ते 10 दिन का आराम रेस्ट थोड़ा किया। उसके बाद मैंने जो 11th के नए टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था, जिससे क्या वो जैसे आप किसी रूम में हो और सारे अननोन लोग हैं तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा आपको वहाँ पे हेजिटेशन होगी, लेकिन एक दो लोग को भी जानते हो तो आप फेमिलियर हो जाओगे। तो मैं इस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, जिससे कि जब वो टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाए तो मुझे बिल्कुल फेमिलियर लगे, हमें ये शब्द सुने लगे कि यार ये सब चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी देर पढ़ रखी हैं। फिजिक्स है और केमिस्ट्री, इन सब में मैंने जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे वो हल्के हल्के टच करके हम स्कूल आए थे, जिससे कि जब ये पढ़ाया जाए तो हमें बिल्कुल अननोन ना लगे। तो इस तरीके से ये मेरी यही एडवाइस है कि जब क्लास 10th कंप्लीट हो जाए तो बिल्कुल ये नहीं कि रिलैक्स हो जाना, आराम से थोड़ा अपना टाइम अपना स्पेंड कीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा टॉपिक को टच करते रहे, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे, आपकी पढ़ने की आदत ना छूटे। 11th 12th में तो आपको पूरा अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाना है, एकदम फोकस लेना, 2 साल की मेहनत है, उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं। भैया, आज आपने बहुत सारी बातें बताई हैं जिनको सुनकर मेरे अंदर भी मोटिवेशन आया है। आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हम लोग शायद फॉलो उनको नहीं करते हैं, लेकिन आपसे हमको एक इंस्पिरेशन मिली है। आप पूरे स्कूल के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपनी सफलता का जो श्रेय है वह किसको देना चाहेंगे? मेरी सफलता के सबसे पहले तो मेरे माता पिता को जाता है कि जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे पिताजी थे, मुझे मोटिवेट करते रहते थे। कुछ टेस्ट में मेरे नंबर कम हुए, कभी मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि ये टेस्ट हो गया, अपनी मिस्टेक से सीखो और अगले टेस्ट में उनको अच्छा करने की कोशिश करो। और उनका काफ़ी बड़ा रोल मेरे इसमें रहा कि वो मुझे सेल्फ मोटिवेट हमेशा करते रहते थे कि जैसे जैसे मैं कोई एक लेवल पार करता था तो अगले लेवल का वो चैलेंज मुझे पहले से दे देते थे। और इसमें बराबर का श्रेय बीनश्री शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज कानपुर का भी है, क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग क्लास 6 से लेकर के 12th तक की यहीं की, तो मैंने बहुत एक लंबा समय यहाँ पे अपना बिताया है, जिसमें मेरा मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट मेरा यहीं हुआ है। 6 से लेकर के 12th मतलब मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पोर्शन यहीं के हॉस्टल में, यहीं स्कूल में अपना स्पेंड किया है। और प्रिंसिपल सर जुम्मन सर का भी काफ़ी रोल रहा, वो भी मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिव थे। अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल, कोचिंग और ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल कराने में उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, और मेरा क्रेडिट पेरेंट्स, स्कूल और बाकी सारे टीचर्स को मिले जाते हैं। भैया, आप बीएनएसडी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के छात्रावासी छात्र रहे हैं। आपने 6 से लेकर 12th तक की पढ़ाई छात्रावास में रहकर ही की है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि छात्रावास में रहने से आपने क्या क्या सीखा और किन किन चीज़ों में आपका डेवलपमेंट हुआ? आप छात्रावास के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैंने जैसे भैया ने बताया कि 6 से लेकर के 12th तक मैं बीएनएसडी के छात्रावास में रहा था। इसमें मेरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा जो छात्रावास में रहने का था कि मेरा टाइम काफ़ी बचता था, घर से आने का, घर जाने का टाइम काफ़ी बचता था। और दूसरी चीज़ ये कि मैं अपने साथ के ही छात्रों के साथ, अपने ही दोस्तों के साथ रहता था, तो हम लोगों के बीच में डिस्कशन भी हो जाता था कि कोई टॉपिक है, किसी को नहीं आता तो मैं उसको समझा सकता हूँ, कोई टॉपिक मुझे नहीं आता तो वो मुझे समझा सकते। जैसे मेरी मैथ थोड़ी हल्की थी, तो क्लास 10th में मेरे साथ के जो मेरे रूममेट्स थे, जो हॉस्टल में मेरे साथ रहते थे, तो उन्होंने मेरे मैथ को इम्प्रूव करने में बहुत रोल प्ले किया। मेरे साथ के दोस्तों ने, जो हम लोग साथ में ही मिल करके मैथ सॉल्व करते थे, क्वेश्चन किसी को नहीं आया तो वो हमें बताता था। तो ये कि आपको डिस्कशन करने का, और ये आपको पता चल जाता है वहाँ पे कि आपकी कैसी तैयारी है, ये भी पता चलता है, क्योंकि आप उन्हीं लोगों के साथ हैं जो आपके साथ वही एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको और कितनी मेहनत करनी है। और छात्रावास में ये तो है ही, सबसे ज़्यादा टाइम बचता है,
काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, खेल में भी अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में हॉस्टल की तरफ से और इधर से गया। तो ये कि हॉस्टल में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका टाइम है, तो वो टाइम काफ़ी सेव होता है हॉस्टल में।